नमस्कार साथियों, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के पेपर 2 के प्रश्नोत्तर में आपका स्वागत है। हमने पहले कुछ प्रश्नों को देखा था और आज हम प्रश्न क्रमांक 41 से आगे के सवालों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 41 जो है वह एक पैसेज है। उसमें दिया गया है, जलवायु परिवर्तन से एक चीज़ को अकाट्य रूप से होती है वह ऐसी घटनाओं का घटित होना या बढ़ना है जिनसे संसाधनों के कम होते जाने और तेजी आती है। इन घटते जाते संसाधनों के ऊपर होने वाली प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक या और भी हिंसक संघर्ष सामने आता है। संसाधन आधारित संघर्ष शायद ही कभी खुलेआम हुए हों, इसलिए उन्हें विलग रूप से देखना कठिन होता है। इसके बजाय वे ऊपरी पर्दे ओढ़कर राजनीतिक रूप से कहीं अधिक स्वीकार्य रूप से सामने आते हैं। जल जैसे संसाधनों के ऊपर होने वाले संघर्ष प्रायः पहचान या विचारधारा के वेश का लबादा ओढ़े रहते हैं। तो इसमें पूछा गया है, उपयुक्त परिच्छेद का निहितार्थ क्या है, जिसके ऑप्शन हैं संसाधन आधारित संघर्ष सदैव राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं। ऑप्शन बी है पर्यावरणीय और संसाधन आधारित संघर्षों के समाधान के लिए कोई राजनीतिक हल नहीं होते। ऑप्शन सी है पर्यावरणीय मुद्दे संसाधनों पर दबाव बनाए रखने और राजनीतिक संघर्ष में योगदान करते हैं। और ऑप्शन डी है पहचान अथवा विचारधारा पर आधारित राजनीतिक संघर्ष का समाधान नहीं हो सकता। तो इसका जो उत्तर है वह देखने में आ रहा है कि ऑप्शन सी है, पर्यावरणीय मुद्दे संसाधनों पर दबाव बनाए रखने और राजनीतिक संघर्ष में योगदान करते हैं। यह इसका अर्थ निकल कर आएगा। जो दूसरे ऑप्शंस हैं, संसाधन आधारित संघर्ष सदैव राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं, तो इसमें यह कहा गया है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर नहीं होते, जबकि संसाधन पर आधारित होकर ही वो राजनीति के रूप में काम आते हैं। साथ ही दिया है पर्यावरण और संसाधन आधारित संघर्षों के समाधान के रूप राजनीतिक हल नहीं होते। राजनीतिक हल इसमें पहचानने की बात नहीं की गई है, ये राजनीतिक तौर पर ओढ़कर राजनीतिक बनाने की बात की गई है। साथ ही पहचाना था विचारधारा पर आधारित राजनीतिक संघर्ष का समाधान नहीं हो सकता, यह कहा गया है, जबकि इसमें बात हो रही है पर्यावरणीय मुद्दे संसाधन के रूप में। अगला परिच्छेद है, जो व्यक्ति निरंतर इस हिचकिचाहट में रहता है कि दो चीज़ों में से किसे पहले करे, वह दोनों में से भी कोई भी नहीं करेगा। जो व्यक्ति संकल्प लेता है लेकिन उसकी काट में किसी मित्र द्वारा दिए गए पहले सुझाव पर ही अपने संकल्प को बदल देता है, जो कभी एक राय कभी दूसरी राय के आगे पीछे करता रहता है और एक योजना से दूसरी योजना तक रुख बदलता है, वह किसी भी चीज़ को कभी पूरा नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वह बस ठहरा रहेगा और संभवतः सभी चीज़ों से पीछे हटता रहेगा। जो व्यक्ति पहले विवेकपूर्ण परामर्श करता है और फिर दृढ़ संकल्प करता है, वह और कमज़ोर मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाली तुच्छ कठिनाइयों से निर्भीक बने रहकर अटल दृढ़ता से अपने उद्देश्य को पूरा करता है। केवल वही व्यक्ति किसी भी दिशा में उत्कर्ष की ओर बढ़ सकता है। इस परिच्छेद से निकलने वाला मूल भाव क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं, हमें पहले विवेकपूर्ण निर्णय परामर्श करना चाहिए, फिर संकल्प करना चाहिए। ऑप्शन बी है, हमें मित्रों के सुझाव को नकार देना चाहिए और बिना बदले अपनी राय पर कायम रहना चाहिए। अगला है सी, हमें विचारों में सदैव उदार होना चाहिए। और ऑप्शन डी है, हमें सदैव कृत संकल्प और उपलब्धि अनुमुख होना चाहिए। तो इसका जो परिच्छेद का मूल भाव निकल कर आएगा वह है ऑप्शन ए, हमें पहले विवेकपूर्ण परामर्श करना चाहिए, फिर दृढ़ संकल्प करना चाहिए। जो अगला इसका जो गलत है, जो इसके मूल भाव ऑप्शन बी सी डी, उनका जो अर्थ है वो है, हमें मित्रों के सुझाव को नकार देना चाहिए और बिना बदले अपनी राय पर कायम रहना चाहिए। यदि हमने मित्रों के सुझावों को नकार दिया तो हम परामर्श नहीं कर पाएंगे और हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि हमारे लिए ठीक क्या है। उसी प्रकार ऑप्शन सी जो है वो है, हमें विचारों में सदैव उदार रहना चाहिए। लेकिन उदारता इस
पैसेज में दिया हुआ है, दृढ़ता के साथ हमें अपना कार्य करना है। तो उदार होने से हम अपना कार्य दृढ़ता से नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। और ऑप्शन जो डी है वह हमें सदस्य कृत संकल्प और उपलब्धि अन्मुख होना चाहिए। कृत संकल्प तो है लेकिन उपलब्धि अभिमुख कहने की बात है, तो उपलब्धि अभिमुख होने का यहाँ पे कोई भी बात नहीं कहा गया है पैसेज में, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला पैसेज है, अंटार्कटिक महासागर में ग्रीष्म ऋतु के दौरान समुद्री बर्फ अपेक्षाकृत अधिक पहले और तेजी से पिघल रही है और शीत ऋतु की बर्फ के बनने में देरी लग रही है। पिछले 3 दशकों में ग्रीष्म ऋतु के बर्फ का परिणाम लगभग 30% घट गया है। ग्रीष्मगलन की अवधि के लंबे हो जाने से संपूर्ण आर्कटिक खाद्य जाल के, जिसमें ध्रुवीय भालू शीर्ष पर है, छिन्न भिन्न होने का संकट आ गया है। तो इससे पूछा गया कि इससे सर्वाधिक निर्णायक संदेश क्या हो रहा है, जिसमें ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक ग्रीष्म ऋतु की अल्पावधि की परंतु उच्च तापमान वाली हो गई है। ऑप्शन बी है ध्रुवीय भालुओं के उत्तर जीवित को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दक्षिण ध्रुव में स्थानांतरित किया जा सकता है। और ऑप्शन सी है ध्रुवीय भालुओं के न होने से अंटार्कटिक क्षेत्र की खाद्य श्रृंखलाएं लुप्त हो जाएंगी। और ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन से ध्रुवीय भालुओं की उत्तर जैविकता के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। तो इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन डी, जलवायु परिवर्तन से ध्रुवीय भालुओं की उत्तर जीविता के संकट उत्पन्न हो गए हैं। जिसमें जो ऑप्शन ए है वह जो गलत है, उसमें यह दिया गया है जलवायु परिवर्तन के कारण उस आर्कटिक ग्रीष्म ऋतु की अल्पावधि परंतु उच्च तापमान वाली हो गई है। तो ग्रीष्म ऋतु जो है उसमें यह नहीं बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु का परिमाण कम हो गया है, तापमान बढ़ गया है, यह बताया गया है। अगला जो ऑप्शन है बी, इसमें ध्रुव में स्थानांतरित करने की बात नहीं कही गई है। जो संदेश है उसमें ये कभी नहीं कहा गया है कि इसे दक्षिण ध्रुव में स्थापित करना है। या ऑप्शन सी जो है ध्रुवीय भालुओं के न होने से अंतर्क्षेत्रीय खाद्य जातियाँ लुप्त हो जाएगी, जबकि ये कहा गया है कि खाद्य प्रणालियाँ लुप्त होने के कारण भालू की प्रजाति लुप्त होगी। अतः ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पैसेज है, लोग क्यों खुले में शौच जाना पसंद करते हैं और शौचालय रखना नहीं चाहते, या जिनके पास शौचालय है वे उसका उपयोग कभी कभी ही करते हैं। हाल के अनुसंधानों में 2 खास बातें सामने आई हैं, शुद्धता और प्रदूषण के विचार, और ना चाहना कि गड्ढे या सेप्टिक टैंक भरें क्योंकि उन्हें खाली करना होता है। ये वो मुद्दे हैं जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन यदि हम खुले में शौच की प्रथा का उन्मूलन करना चाहते हैं तो इन मुद्दों का सामना करना होगा और इनसे समुचित तरीके से निपटना होगा। इसके सर्वाधिक निर्णायक संदेश के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए, शुद्धता और प्रदूषण के विचार इतने गहरे समाये हैं कि उन्हें लोगों के दिमाग से हटाया नहीं जा सकता। ऑप्शन बी है, लोगों को समझना होगा कि शौचालय का उपयोग और गड्ढों का खाली किया जाना शुद्धता की बात है, न कि अशुद्धता की। ऑप्शन सी है, लोग अपनी पुरानी आदत को नहीं बदल सकते। और ऑप्शन डी है, लोगों में न नागरिकता का बोध है और न ही एकांतता प्राइवेसी का बोध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोगों को समझाना होगा कि शौचालय का उपयोग और गड्ढों का खाली किया जाना शुद्धता की बात है, न कि अशुद्धता की। साथ ही इसके जो अन्य ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जो शुद्धता और अशुद्धता के विचार इतने गहरे समाये हैं कि उन्हें लोगों के दिमाग से हटाया नहीं जा सकता, या लोग अपनी पुरानी आदतों को नहीं बदल सकते, या न ही नागरिकता का बोध, इसके बारे में इसमें कोई भी चीज़ नहीं कहा गया है। अगला पैसेज है, पिछले 2 दशकों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 50% की वृद्धि हुई है, जबकि समावेशी संपदा मात्र 6% बढ़ी है। हाल के दशकों में जीडीपी संचालित आर्थिक निष्पादन ने मानव पूंजी जैसे समावेशी संपदा को और जंगल, जमीन और जल जैसी प्राकृतिक संपदा को केवल क्षति पहुंचाई है। पिछले 2 दशकों में विश्व की मानव पूंजी जो कुल समावेशी संपदा का 57% है, केवल 8% ही बढ़ी, जबकि प्राकृतिक संपदा में जो कुल समावेशी संपदा का 23% है, विश्व स्तर पर 30% की गिरावट आ गई है। इसका जो सही निर्णय निकालने के लिए कहा गया, इसमें सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष इंटरफेरेंस, तो इसमें जो ऑप्शन बी है, केवल जीडीपी संचालित समृद्धि न तो वांछनीय है न ही धारणीय है, यह ऑप्शन इसका सटीक निर्णय है। अगला प्रश्न है, जो पैसेज है वह है 2020 तक, जब तक
वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.6 करोड़ 56 मिलियन युवाओं की कमी होने की आशंका है, तब भारत अपने 4.7 करोड़ 47 मिलियन अधिशेष युवाओं से इस कमी को पूरा कर सकता है। भारत में 2 अंकों की में विकास निर्मुक्त करने के एक मार्ग के रूप में श्रम सुधारों को इसी संदर्भ में प्रायः उद्धृत किया जाता है। 2014 में भारत का श्रम बल जनसंख्या का लगभग 40% होने का आकलन था, लेकिन इस बल का 93% असंगठित क्षेत्र में था। विगत पूरे दशक में रोजगार की चक्रवृद्धि वार्षिक समवृद्धि दर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR 0.5% तक मंद हो चुकी थी, जहां पिछले वर्ष के दौरान लगभग 1.4 करोड़ नौकरियां अर्थात 14 मिलियन नौकरियां सृजित हुई, जबकि श्रम बल में लगभग 1.5 करोड़ 15 मिलियन की वृद्धि हुई। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष इंटरफेरेंस है, मोस्ट रेशनल इंटरफेरेंस। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, भारत को अपनी जनसंख्या वृद्धि पर अवश्य नियंत्रण करना चाहिए ताकि इससे बेरोजगारी दर कम हो सके। ऑप्शन बी, भारत में विशाल श्रम बल उत्पादन के रूप में इष्टतम उद्योग करने के लिए भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, भारत अतिशीघ्र 2 अंकों का विकास दर प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। और ऑप्शन डी, भारत अन्य देशों को कौशल प्राप्त युवाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। तो इसका जो सबसे तार्किक इंटरफेरेंस निकलेगा वह है ऑप्शन बी, भारत में विशाल श्रम बल का उत्पादक रूप में इष्टतम उपयोग करने के लिए भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता है। जबकि ऑप्शन ए जो है वह जनसंख्या के बारे में कहा गया है, जो कि गलत है। ऑप्शन सी जो है 2 विकास दर प्राप्त करने के बारे में कहा गया है 2 अंकों में, वह भी इस पैसेज पर नहीं है। साथ ही अगला जो है ऑप्शन डी, भारत अन्य देशों को कौशल प्राप्त युवाओं की पूर्ति करेगा, तो यह भी बात यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन बी, भारत के विशाल श्रम बल का उत्पादक रूप में इष्टतम उपयोग करने के लिए भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता है। भारत में श्रम बल तो है, लेकिन उस श्रम बल का उपयोग करने के लिए हमें विशेष प्रणालियां और सुधार कार्यक्रमों की आवश्यकता है। पैसेज जो अगला है वह है सबसे पहला पार्ट, जो हमें तब पढ़ाया जाना चाहिए कि जब हम उसे समझने के लिए पर्याप्त बड़े हो चुके हों। यह है कि कार्य करने की बाध्यता से पूरी तरह से स्वतंत्रता अप्रकृत है और इसे गैरकानूनी होना चाहिए, क्योंकि हम कार्यभार के अपने हिस्से से केवल तभी बच सकते हैं जब हम इसे किसी दूसरे के कंधे पर डाल दें। प्रकृति ने यह विधान किया है कि मानव प्रजाति यदि कार्य करना बंद कर दे तो भूखमरी से नष्ट हो जाएगी। हम इस निरंकुशता से बच नहीं सकते। हमें इस प्रश्न को सुलझाना पड़ेगा कि हम अपने आप को कितना अवकाश देने में समर्थ हो सकते हैं। तो उपयुक्त परिच्छेद में मुख्य विचार पूछा गया है, तो जिसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वे काम करें। ऑप्शन बी, कार्य और अवकाश के मध्य संतुलन होना चाहिए। ऑप्शन सी, कार्य करना एक निरंकुशता है जिसका हमें सामना करना ही पड़ता है। और ऑप्शन डी, मनुष्य के लिए कार्य करने की प्रकृति को समझना आवश्यक है। तो इसका जो मुख्य विचार जो है वह आएगा ऑप्शन बी, कार्य और अवकाश के मध्य संतुलन होना चाहिए। इसमें परिच्छेद में बताया गया है कि प्रकृति के आधार पर हमें कार्य को करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि कार्य नहीं करते तो भूखमरी से नष्ट हो जाएंगे। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि हम अपने आप को कितना अवकाश दे सकते हैं। तो इसमें कार्य और अवकाश के मध्य संतुलन की बात की गई है। अगला पैसेज है, आदतों का पालन करने में कोई हानि नहीं है जब तक कि वे आदतें हानिकारक ना हो। वास्तव में से हम में से अधिकांश लोग आदतों के पुलंदे से शायद कुछ अधिक ही व्यवस्थित होते हैं। हम अपनी आदतों से मुक्त हो जाएं तो जो बचेगा उस पर शायद ही कोई ध्यान देना चाहे। हम इसके बिना नहीं चल सकते। वे जीवन की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं। इनसे हम बहुत सी चीज़ें अपने आप करने में समर्थ होते हैं, जिन्हें यदि हम हर बार नया और मौलिक विचार देकर करना चाहें तो अस्तित्व एक असंभव उलझन बनकर रह जाएगा। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। लेखक का सुझाव है कि आदतें हमारे जीवन को कठिन बनाती हैं। ऑप्शन बी, हमारे जीवन में सटीकता लाती हैं। ऑप्शन सी, हमारे जीवन आसान करती हैं। और ऑप्शन डी, हमारे जीवन को मशीन बनाती है। तो जो ऑप्शन सी है, हमारे लिए जीना आसान करती हैं, यह इसमें
सटीक है आदत के लिए, जबकि ऑप्शन ए जो दिया हुआ है हमारे जीवन को कठिन बनाती हैं। तो आदतों को छोड़ने पर जीवन कठिन बनेगा और हमारे जीवन में सटीकता लाती हैं। तो आदतों से हमारे जीवन में सटीकता नहीं आती, बल्कि उससे थोड़ा अस्त व्यस्त होते हैं, यह बताया गया है। साथ ही हमारे जीवन को मशीन बनाती हैं। तो आदतों के कारण हमारा जीवन सरल बनता है, यह बताया गया है। तो ऑप्शन सी हमारे लिए जीवन आसान करती है, यह ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित 2 प्रश्नांकों के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें दी गई जानकारी पर विचार कीजिए और 2 प्रश्नांकों के उत्तर दीजिए, यह कहा गया है। जो कथन है वह है, एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था और उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था और वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था, किंतु उसमें से कुछ वाई दल के मित्र थे। इसमें कौन सा कथन सत्य होना चाहिए, यह पूछा गया। 49 है यह प्रश्न। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वाई दल के कुछ समर्थक एक्स दल के साथ गठबंधन के लिए सहमत नहीं हुए। ऑप्शन बी, वाई दल का कम से कम एक समर्थक ऐसा है जो एक्स दल के किसी समर्थक को मित्र के रूप में जानता है। ऑप्शन सी, एक्स दल के किसी समर्थक ने जेड के अभियान की राजनीतिक समर्थन नहीं किया। और ऑप्शन डी है, एक्स दल का कोई भी समर्थक जेड को नहीं जानता। तो इसमें जो सत्य कथन है वह होना चाहिए ऑप्शन बी, वाई दल का कम से कम एक समर्थक ऐसा है जो एक्स दल के किसी समर्थक को मित्र के रूप में जानता था। तो जो इसमें दिया गया है, जो आखिरी लाइन है इसमें, किंतु उसमें से कुछ वाई दल के मित्र थे, यह कथन इससे मिलकर तैयार होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 50 उपयुक्त जानकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। कथन 1 है, एक्स दल के कुछ समर्थक जेड को जानते थे। कथन 2 है, एक्स दल के कुछ समर्थक जो जेड के अभियान के राजनीतिक विरोधी थी जेड को जानते थे। और ऑप्शन जो कथन तीसरा है वह एक्स दल के किसी समर्थक ने जेड के अभियान की राजनीतिक समर्थन नहीं किया। तो जो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है यह नहीं पूछा गया इसमें। और ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 और ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका जो गलत कथन पूछा गया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कथन 1 जो है, एक्स दल के कुछ समर्थक जेड को जानते थे, यह सही है क्योंकि ये पहले ही कहा गया सबसे पहले लाइन में। जो दूसरा कथन है, एक्स दल के कुछ समर्थक जो जेड के अभियान के राजनीतिक विरोधी थे जेड को जानते थे, इसमें विरोधी नहीं कहा गया है, समर्थक कहा गया है, इसलिए कथन 2 गलत है। और उसी प्रकार एक्स दल के किसी समर्थन जेड के अभियान का राजनीतिक समर्थन नहीं किया, अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया, तो यह भी गलत है। अतः ऑप्शन बी जिसमें कहा गया केवल 2 और 3 कथन गलत हैं वह सही है, अर्थात इसका उत्तर होगा 2 और 3 ओनली, 2 और 3 ओनली। यूपीएससी सिविल सर्विस के प्रश्न उत्तर में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक हमसे जुड़ें और अपना मार्गदर्शन और सहयोग हमें प्रदान करें। धन्यवाद।